अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं सुबह 9 और मैं हूं माविश सैयद। बचपन में हम सब ने जो है वो एक ऐसे लिखा था। एक तो ये लिख देते हम कि हमारी छुट्टियां कैसे गुजरी। मुझे सबसे जहर लगता था वो ऐसे, क्योंकि जो छुट्टियां गुजरी होती थी उसमें बताने लायक कुछ होता नहीं था, तो झूठ झूठ कहानियाँ करनी पड़ती थी। अब आप क्या हर दफ़ा बताएंगे कि हमारी छुट्टियाँ जो है वो नानी के घर जाके गुजरी। नानी के घर में कोई कमाल नहीं था। और हमेशा ना हम उन लोगों से बड़ा इम्प्रेस्ड होते थे जिनकी छुट्टियों में उनके पेरेंट्स उनको नथिया गली लेके गए होते थे या दुबई लेके गए होते थे, और हमारी छुट्टियों में हम नानी घर जाते थे। जैसे हम खुद ही बाहर रहते थे, हम आते नानी के घर थे, तो हमारी सारी गर्मियों की छुट्टियां नानी के घर गुजरी। दूसरा जो एक और टॉपिक था वो ग्रेड 2-3 में, बल्कि बड़े हुए तक भी एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता था जिस पे अक्सर टीचर्स ऐसे लिखने देते थे। वो था तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। व्हेन वी वर यंगर तो हमें कभी समझ नहीं आया कि तंदुरुस्ती इतनी बड़ी नेमत कैसे हो सकती है, जबकि हमें लगता था कि यार जिसके पास पैसे हैं वो हज़ार नेमत है, क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो हम ख़रीदना चाहते थे और जिनके लिए मम्मी कहती थी ईडी जमा करो, पॉकेट मनी जमा करो, तो होता था एक बार मैं पैसे कमाने लग जाऊंगी, मैं अमीर हो जाऊंगी या मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी के तमाम मसले हल हो जाएंगे। मैं तो ये भी कहा करती थी कि पैसा सबसे ज़रूरी है, बीमार भी होंगे तो ठीक हो जाएंगे। विद एज मुझे लगता है कि अब मुझसे कोई कहे कि लिखो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो मैं हज़ार नेमत क्या, मैं करोड़ हाँ नेमत लिख दूंगी और बहुत बहुत पेपर्स फैल हो जाएंगे, मगर ख़त्म नहीं होगा उसका कंटेंट। एज के साथ साथ एहसास हुआ कि जो हमें बचपन में लोग कहते हैं ना तुम जियो हज़ारों साल, तो उन्हें कहना चाहिए कि तुम जियो हज़ारों साल सेहत के साथ, या अल्लाह तुम्हें सेहत वाली ज़िंदगी दें। पता नहीं नसीबों की दुआ, इसकी दुआ, उसकी दुआ, पैसे की दुआ, औलाद की दुआ। इवन जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला होता है तो लोगों को ये टेंशन हो जाती है कि बेटा हो या बेटी हो। हम इस बात का एहसास नहीं करते कि बेटा हो या बेटी हो, अगर वो उसका मामूली सा उंगली में भी डिफेक्ट हुआ, एक नाखून भी ना हुआ, अगर एक छोटा सा भी डिफेक्ट हुआ, तो वो कितना बड़ा रोग बन सकता है फैमिली के लिए उम्र भर का। क्योंकि आपके एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो आप उसको डिसोन तो कर नहीं सकते, वापस अस्पताल में तो वापस नहीं कर सकते कि हमें पसंद नहीं आया। मुझे इस बात का एहसास वैसे तो गाहे बगाहे होता ही रहता है, और एज के साथ साथ आप थोड़े मैच्योर होते हैं, आप रियलाइज़ करते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी हेल्दी। क्योंकि ज़रा सा कोई मसला हो अस्पताल जाएँ तो फिर अस्पताल का बिल अब आप सोचते हैं यार बिल भरूँ या कट लूँ, यहाँ से भाग जाऊँ। मेरी सबसे बड़ी बेटी जो पैदा हुई थी तो शी वॉज़ वेरी वेरी फेयर, इतनी गोरी थी और उसकी आंखें भी ब्लू कलर की आंखें थी। तो जब डॉक्टर ने आके चेक किया, उन्होंने बस एक कहा कि इसके कोई वाइट बाल तो नहीं है सर में। अच्छा, अभी उस वक्त हमें समझ नहीं आया कि वाई शी इज़ सेइंग दैट। तो कहने लगे अगर एक भी आपको सफ़ेद बाल दिखे तो आप हमें बताइएगा। तो बच्चे होते हैं ना जिनको हम आम हर्फ में सूरजमुखी कहते हैं, अल्बाइनो कहलाते हैं ना, उनके सफ़ेद बालों से एहसास होता है कि अच्छा बच्चा सूरजमुखी है या अल्बाइनो है। तो वो इसलिए उन्होंने कहा था बिकॉज शी वॉज सो फेयर कि उन्होंने कहा कि देख लें कि कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ अर्से बाद शी डेवलप सम हेल्थ इशूज़, और हम कोई 1.25 महीना अस्पतालों के चक्कर काटते रहते। और आखान का बिल आप सोचिए, कोई बच्चा 1.25 महीना NICU में रहे, हाल ख़राब हो गया था। इसी तरह मुझे याद है कि व्हेन माय सेकंड वन वाज बोर्न, तो व्हेन शी वाज बोर्न तो सबसे पहले अस्पतालों में बच्चे को चेक करते हैं कि कोई भी इनमें प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसका जो पाँव था, जैसे छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनके हाथ ऐसे मोड़े हुए होते हैं, इसी तरह उसने अपना पाँव भी मोड़ा हुआ था। तो दे ट्राई टू फिक्स इट, लेकिन वो बार बार मोड़ रही थी। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ कि डॉक्टर्स भी परेशान हो गए, क्योंकि पाँव क्लब फुट कहलाता है शायद वो, कि पाँव मुड़ा हुआ है। हम भी परेशान हो गए कि क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा 1-2 घंटे देखें, अगर ये बच्चा अपना पाँव खुद से सीधा नहीं करता तो फिर इसकी सर्जरी होगी। और उस वक्त जब लोग फ़ोन करके पूछे थे ना क्या हुआ, बेटा हुआ कि बेटी हुआ, अच्छा क्योंकि एक बेटी ऑलरेडी थी, दूसरी बेटी पैदा हो गई थी, तो लोग ओहो चलो अल्लाह बेटा भी दे। सब मैं सोच रही थी कि इस वक्त हमारे लिए कंसर्न नहीं है कि बेटा है कि बेटी, हमारे लिए सिर्फ ये मेजर कंसर्न है कि इसका पाँव सीधा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 घंटे में उसका पाँव खुद ही सही हो गया था। तो हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि दुनिया की जो सबसे बड़ी नेमत है वो सिर्फ़ और सिर्फ सेहत है। चाहे बच्चा लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, अगर सेहत नहीं है ना तो तमाम नेमतें बेकार हैं। ये बड़ा मशहूर वाक़या है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि अगर मैं कोई एक नेमत मांगूँ तो क्या मांगूँ, तो अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया था कि तुम मेरी तमाम नेमतों में से सेहत को मांगना। अल्लाह ताला ने खुद ही हमारा मसला हल कर दिया। अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि जो तमाम नेमतें हैं, तमाम नेमतें दुनिया के, सोचिए कितनी सारी हैं, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट सेहत है। तो अगर आप आज सेहतमंद हैं, हट्टे कट्टे हैं, अगर आपको किसी के सहारे की मदद के बगैर आप चलते फिरते हैं, अगर आपको बुखार नहीं है, ज़रा सा बुखार हो जाए, नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाए, थोड़ा कंसिस्टेंट नज़ला हो जाए, क्या हाल हो जाता है, सर में दर्द हो जाए, सुबह दर्द हो और रात तक दर्द होता रहो, एक पॉइंट आता है आपको दुनिया की तमाम नेमतें बुरी लगने लगती हैं। दांत का दर्द हो, कुछ खा नहीं सकते, पेट में दर्द शुरू हो जाए, जो खा रहे हैं वॉशरूम भाग रहे हैं,
तो अगर आज आप बिल्कुल सेहतमंद हैं तो आप यकीन जानिए कि आपसे ज़्यादा अमीर, रईस, अरबपति शख्स दुनिया में कोई नहीं है। कोविड आया था, कैसे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भाग रहे थे। जब ऑक्सीजन ज़रा सी 90 से कम होती थी, क्या हमारे हालात हो जाते थे। ज़रा सा कोई वबा फूट जाए तो मार्केट में दवाएं शॉर्ट हो जाती हैं। तो वो तमाम नेमतें जो कि, या कहें कि वो तमाम करोड़ों रुपए की मशीनरी जो हम अपने अंदर फिट किए हुए फ्री में घूम रहे हैं, इसका हमें उस दिन एहसास होता है जिस दिन उसमें से कोई एक भी मशीन, कोई एक भी पुर्जा काम करने से इनकार कर दे। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। आपके बच्चे हैं, चाहे बेटियां हैं, चाहे बेटे हैं, चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, बाइक पे घूमते हैं, रक्षों में बसों के धक्के खा रहे हैं, अल्लाह ताला ने अगर आपको सेहत दी है, इससे बढ़ के दुनिया में कोई नेमत नहीं है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी और उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगी शेफ़ साइमा के पास और जानेंगे आज क्या बन रहा है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब चलते हैं शेफ़ साइमा की तरफ और जानते हैं कि क्या बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी हैं मावल? बिल्कुल खैरियत, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। पहले ये बताएं साइमा कि वो जो मैं शुरू में बात कर रही थी कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, बड़े होकर पता लगा ना यार। मैं आपने जब ये बात की ना तो मैं भी हमेशा से ये बात सोचती आई कि जब हमें ये ऐसे दिया जाता था तो उस वक्त तक तो रो रो के आंसू निकाल के हम लोग लिखते थे कि लिखें क्या, क्योंकि ये है क्या चीज़। और सब हम इतने तंदुरुस्त और तवाना थे कि हमें एहसास नहीं था। और विद एज विद टाइम हमें ये एहसास हुआ वाकई में कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बड़े होने के बाद ये भी बात पता चली कि जो हम लोग उस वक्त सोचा करते थे कि अब हम क्या लिखें, अब कोई हमसे किताब भी लिखवा ले तो हम लिख सकते हैं। सही बात है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत। तो आज क्या बन रहा है? जी माविश, आज जो है वो फिर रमज़ान के हवाले से एक मैं रेसिपी लेकर आई हूँ और हम अपने किचन में आज बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू ब्रेड कचौरी। बारबेक्यू ब्रेड कचौरी? जी बिल्कुल। तो बारबेक्यू ब्रेड कचौरी के अज्जा हम बताते हैं। सबसे पहले तो जो है मैं इसको हम कीमे से बनाएंगे। बीफ कीमा मैंने लिया है यहाँ पर तकरीबन 250 ग्राम बीफ कीमा है। आप चाहे तो आप इस सेम प्रोसीजर को चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। मगर कीमा लीजिएगा, ताकि चिकन का कीमा लें या बीफ का कीमा लें, कीमा ही होना चाहिए, तो कचौरी का टेस्ट एक अच्छा आएगा। 250 ग्राम मैंने यहाँ पे जो है बीफ का कीमा ले लिया था। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1 चम्मच, और एक छोटी 1 टीस्पून के बराबर ही मैं लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें काली मिर्च पाउडर जाएगा। नमक हस्बे ज़रूरत रखेंगे। और इसमें एक चॉप्ड प्याज मैंने ले ली थी, उसको हम शामिल करेंगे आखिर में कीमा को भूनते वक्त, यानी पहले नहीं। ये हम फ्राइंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे प्याज को, ठीक है, हम आखिर में डालेंगे इसको। और एक मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च छोटी सी ले ली थी, उसको मैंने कट कर लिया है, चॉप्ड कर लिया है बल्कि। और थोड़ा सा धनिया, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर धनिया भी मैंने चॉप कर लिया है। अच्छा, फिर चूँकि ब्रेड कचौरी है तो ब्रेड के स्लाइसेस यहाँ मैंने तकरीबन 10 से 12 अदद ले लिए हैं। इनको मैंने गोल गोल ऐसे काट लिया है कटर से। तो आपके पास अगर कटर ना हो तो आप किसी भी घर की बॉटल के ढक्कन से इसको काट सकते हैं। ये बड़ी स्लाइसेस थी, जो सैंडविच ब्रेड आती है उसको मैंने काटा है। आप सैंडविच ब्रेड ही यूज़ कीजिएगा, वरना कचौरी का साइज़ जो है वो बहुत छोटा बनेगा, फिर उसमें से फिलिंग निकल कर बाहर गिरेगी भी। अच्छा, फिर हम इसमें 2 अदद अंडे मैंने यहाँ पे इस वक्त मैं दिखा रही हूँ, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं और अंडे भी शामिल कर लूँगी, जिससे हम कोटिंग करेंगे अपनी कचौरी की। तो अंडे 2 अदद यहाँ ले लिए हैं। यहाँ तकरीबन 2 कप मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। आपके पास जो भी ब्रेड क्रम्स अवेलेबल हों वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डबल रोटी का चूरा भी ले सकते हैं और पापे का चूरा भी ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोसीजर को। थोड़ा सा ऑयल मैंने 2 चम्मच के बराबर फ्राइंग पैन में ऑयल शामिल कर दिया है। सबसे पहले जो है मैं ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट डालने जा रही हूँ मैं इसमें, जो कि मैंने 1 टीस्पून के बराबर ले लिया था। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद
मैं थोड़ी देर वेट करूँगी कि इसकी खुशबू सी आने लग जाए, ताकि इसका जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म होगा, हम जो है वो इसमें कीमा शामिल करेंगे। अच्छा, इस ब्रेड कचौरी के कीमे की फिलिंग के लिए हमने कोई प्याज वगैरह फ्राई नहीं करना है, जबकि बल्कि हमने प्याज जो है आखिर में ऐड करना है। वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी साथ साथ ही। अच्छा देखिए, ये हल्का हल्का सा भुनने जा रहा है, क्योंकि मेरा ऑयल पहले से गर्म था। तो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ कीमा। ठीक है, 1 पाव कीमा तकरीबन मैंने ले लिया था। अब आप लोग अपने मिकदार के हिसाब से जितनी भी आपको बनानी है आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताती चलूँ, कीमे को डाल के थोड़ी देर आप इसको छोड़ दें, ताकि कीमा जो है वो अपने तमाम जूसेस जो है वो अंदर ही रहने दें और इंटैक्ट रहें इसके तमाम जूसेस, और निकले नहीं। तो थोड़ा थोड़ा मैंने इसको तोड़ दिया है और इसको मैं 3 से 4 मिनट छोड़ दूँगी इसी शेप में, ताकि ये थोड़ा सा ब्राउनिंग साइड पर आ जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि रमज़ान में अक्सर जो है टाइमिंग शॉर्ट होते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस कीमे की फिलिंग को आप प्री प्रिपेयर करके फ्रिज में रख दें, और नेक्स्ट डे रमज़ान इफ्तार के वक्त जो है वो आप खाली इसकी फिलिंग को जो है वो ब्रेड में फिल करके अंडे से और ब्रेड क्रम से कोट करके फ्राई करें। दूसरा तरीका आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप इसको बना के एयर टाइट कंटेनर में 1-2 दिन के हिसाब से वो फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगी और ख़राब नहीं होंगी, और जब आपका दिल चाहे या जिस वक्त इफ्तार के वक्त आपको सर्व करना हो, आप गरम गरम कचौरी फ्राई करके इफ्तार की टेबल पे सर्व कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें मैं बताना ज़रूरी समझ रही थी। कीमे की फिलिंग रेडी करके रख दीजिए, एक तो ये तरीक़ेकार है, और नेक्स्ट डे इफ्तार से पहले आप इसको फिल करें मिक्सचर को भर के ब्रेड में, और फिर आप इसको फ्राई कर लें। दूसरा तरीका ये भी है कि 2 दिन तक का आप बना के इसको आराम से रख सकते हैं, क्योंकि आगे अब हमारे यहाँ मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों की तरफ जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम फ्रिज में स्टोर नहीं कर सकते ज़्यादा लंबे अरसे के लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, उसका तरीका मैं फिर आप लोगों को बाद में बताऊंगी। अच्छा देखिए, यहाँ पर कीमे का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो मैं इसको अब जो हूँ पलट रही हूँ। थोड़ा सा आगे पीछे स्टर फ्राई करेंगे इसको भी, ताकि ये मुकम्मल तौर पर अच्छे से पक जाए। कीमा है, आपको पता है कि कीमा बहुत जल्दी पकता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, और मैं भी यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बस इसको मैं ज़रा सा कलर ये और अपना दूसरी साइड से बदलेगा, तो मैं इसमें सारे शामिल करने लगूँगी मसाले, खुश्क मसाले। अच्छा, अब हम अपने खुश्क मसालों की तरफ भी चलते हैं। थोड़ा सा फ्लेम मैं तेज़ करूँगी। यहाँ पे मैं डालने जा रही हूँ 1 टीस्पून से ज़रा कम लाल मिर्च का पाउडर है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करूँगी मैं इसको, और अगर इसको किसी ने स्पाइसी करना है तो वो आप लोग इसमें हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। कटी हुई छोटी छोटी बारीक काट के हरी मिर्च आप शामिल कर दें, वो बहुत अच्छा जायका देगी इसमें। और वैसे भी हम इसको ब्रेड में फिल करेंगे, तो जो इसकी स्पाइसीनेस है वो ब्रेड के अंदर जाके ऑलरेडी थोड़ी कम हो जाएगी। अगेन चॉइस सारी आपकी अपनी है। अच्छा, मेन इंग्रेडिएंट एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई हूँ, वो ये है कि पहले मैं ज़रा इसको देख लेते हैं कि चूँकि ये बारबेक्यू ब्रेड कचौरी है, तो इसमें बारबेक्यू सॉस का हम इस्तेमाल करेंगे, और वो हम इस तरीके से करेंगे कि जब हम अपनी ब्रेड कचौरीज़ बनाएंगे तो एक साइड पे हम लोग फिलिंग के वक्त बारबेक्यू सॉस, ये मैंने ले लिया है तकरीबन आधा कप, एक स्लाइस पे हम ये 1 चम्मच बारबेक्यू सॉस फैला देंगे, और इसको फैलाने के बाद ही कीमे की फिलिंग रखेंगे। फिर कीमे की फिलिंग रखने के बाद दूसरी ब्रेड को थोड़ा सा पानी लगाएंगे किनारों से, पानी लगा के उसके ऊपर हम सैंडविच के तरीके से रखेंगे। साइडें हमने सील करनी है, चूँकि पानी लगा हुआ होगा तो दबा दबा के साइड्स हम सील करेंगे इसकी, और फिर हम इसको अंडे में कोट करके ब्रेड क्रम्स में डिप करके फ्राई करेंगे।
तो ये इसका प्रोसीजर होगा सारा। मैं अभी कीमे की फिलिंग रेडी करने जा रही हूँ। कीमे की फिलिंग रेडी करके अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम सामने एक आपको दिखा देंगे इसके कि हम ब्रेड के अंदर मिक्सचर को कैसे भरेंगे, और अगर हमारे पास टाइम नहीं होगा तो हम आखिर में दिखाएंगे इसको। माविश आप मुझे बताइएगा, अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम ज़रूर यहाँ नाज़रीन को नहीं तो मुझे बताइए कि आप अभी करके दिखाना चाह रही हैं। अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि कीमे की फिलिंग ठंडी हो जाए, वरना वो स्टीम छोड़ देगी अगर ब्रेड के साथ। तो फिर हम यही करते हैं कि हम आखिर के नहीं, आप ये कीजिए ना कि जब हम दोबारा वापस आएंगे तो आप थोड़े से ऑलरेडी बना के रखिएगा, एक आप कैमरा पे दिखा दीजिएगा कि बिल्कुल ऐसे ही कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अभी मैं आप लोगों को साथ साथ सिर्फ ये दिखा देती हूँ कि हमने कीमे को किस स्टेज पर जो है कुक्ड करके बंद कर देना है। यहाँ पे मैं अब इसी में देखिए ये कीमा साथ साथ भुन भी गया है, पानी शामिल करती जा रही हूँ मैं, और इसके अंदर जो भी लम्स हैं वो अब आप तोड़ते चले जाएं ताकि ये जो है ज़रा सा एक स्मूथ फॉर्म में रहे। थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहें और इसके लम्स भी तोड़ते रहें। पानी मैं शामिल करती जा रही हूँ यहाँ पे और इसको भूनती भी जा रही हूँ। 10 मिनट्स आई थिंक आपके लिए इनफ होंगे इसको पकाने के लिए, बल्कि ये इससे पहले ही, अगर कम मिकदार है कीमे की तो ये इससे पहले ही तैयार हो जाएगा। अच्छा देखिए कितना अच्छा सा ये एक इसका जो कलर आ गया है कीमे का, आप लोग कैमरे में देख सकते हैं। बस इस मौके के ऊपर हमने अब इसमें प्याज और अपनी शिमला मिर्च शामिल कर देनी है। अच्छा, प्याज शामिल करने के बाद इसको हम बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे क्योंकि कीमा ऑलरेडी गर्म होगा। जब हम 1 से 2 मिनट हम बस इसको स्टर फ्राई करेंगे। प्याज मैं डालने जा रही हूँ, देखिए ये प्याज सारी मैंने शामिल कर दी है। अगर मुझे लगेगी और ज़रूरत होगी तो मैं और डाल दूँगी। अभी पहले मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ इसको। ये समोसे की फिलिंग भी बन सकती है। सॉरी, ये समोसे की भी फिलिंग बन सकती है। बिल्कुल समोसे की भी फिलिंग बन सकती है, लेकिन समोसे की फिलिंग के लिए आप कीजिएगा ये कि मटर डाल दें शिमला मिर्च के बजाय। शिमला मिर्च के बजाय वैसे जो हम लोग अपने रेगुलर घर में बनाते हैं समोसों की फिलिंग, वो उसके लिए मैं हरी मिर्चें और हरा धनिया डालती हूँ और ढेर सारा प्याज। तो जब आप बहुत सारा प्याज डालेंगी ना माविश, तो उसका कीमे के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा कीमा मिठास पे हो जाता है। हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, धनिया और खूब सारा प्याज, और सेम यही फिलिंग हो, मतलब कीमे की जो भी मैंने इसमें मसाले इस्तेमाल किए हैं। और फिर आप उसको बेल कर भी घरों में, हम तो घर में बेल कर बनाते हैं, डी वाले जो समोसे बनते हैं। लेकिन अगर आप मांदा पट्टी से बनाना चाह रहे हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, मांदा पट्टी से भी सेम इसी फिलिंग को। मैं ब्रेक ले लूँ? जी आप बिल्कुल ब्रेक पे जा सकती हैं। सिर्फ मैं एक 2-3 मिनट 2-3 सेकंड मुझे दे आप ले लीजिए टाइम। ये देखिए जी कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी इस वक्त यहाँ पे। और बस अब माविश आप ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि ब्रेक में मैं इसको ठंडा करूँगी और फिर फिलिंग की जानिब बढ़ूँगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मेरे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आप इनको पहले भी हमारे शो पे देख चुके हैं। ऑर्थो एंड स्पोर्ट्स सर्जन हैं ये। अब मैंने बात की थी तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो उसी तंदुरुस्ती में एक अहम किरदार हमारे डॉक्टर्स का होता है कि जब हम कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है हमारी इस पूरी कारखाने में, तो वही आके हमारे पुर्ज़ों की मरम्मत करते हैं। तो ये जो डॉक्टर साहब हैं, ये तो हमारे वाकई पुर्ज़ों की मरम्मत के लिए जाने माने जाते हैं। तो हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज़ पे। बहुत से लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं और उसकी वजह से उनको कोई ना कोई इंजरी होती है। शुरू में हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, फिर जब बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है फिर हम जाते हैं स्पोर्ट्स जो सर्जन्स होते हैं उनके पास। कौन सी कॉमन इंजरीज़ होती हैं, किस तरह उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, किस चीज़ का क्या इलाज है, इस सब पे हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना है।
वेलकम बैक। अभी मैं बात कर रही थी कि जो हमारी वही कि हमारे जो पूरा कारखाना है जिसम का, इसमें टूट फूट हो जाती है तो जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं फिर हमें वो याद आते हैं। और यहाँ पर जो आज हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो हमारे स्पोर्ट्स खेलने का रिवाज नहीं है, स्पोर्ट्स तो छोड़े, हमारे यहाँ वॉक करने का नहीं है, एक्सरसाइज करने का नहीं है, हिल के पानी पीने का रिवाज नहीं है, लेकिन फिर भी देयर आर सो मेनी पीपल, स्पेशली यंगस्टर्स या जो किसी न किसी क्लब के थ्रू या कंपनीज़ के थ्रू खेल रहे होते हैं स्पोर्ट्स। वहाँ उनमें एक बहुत मसला कॉमन है, वो ये स्पोर्ट्स इंजरी नहीं, स्पोर्ट्स इंजरीज़ को इग्नोर करना और फिर पका के बड़ा सा कहते हैं ना, फोड़े को कैंसर में तब्दील कर दिया। तो अभी हम आज बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज़ कौन सी बहुत कॉमन होती हैं, क्या प्रिवेंशन है, क्योर क्या है, और वो कौन से सिम्टम्स हैं या कौन सी ऐसे वो हैं अलामात हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं एक ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स सर्जन। मैं अभी आपको उनसे मिलवाती हूँ, डॉक्टर यासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महविश, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप आए। अच्छा देखें, मैं जो भी बात कही थी कि अव्वल तो स्पोर्ट्स का रिवाज नहीं है और अगर कोई इंजरी हो जाए तो उसको इग्नोर करने का रिवाज ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे ही है। हम अभी बात कर रहे थे ना कि क्योंकि स्पोर्ट्समैन को हाई ही वो स्पोर्ट देती है, उसको किक स्पोर्ट्स खेलने से मिलता है, तो उसको ये खौफ होता है कि अगर मैं इस घुटने को लेके बैठ गया या मैं कंधे को लेके बैठ गया तो मेरा करियर या मेरा जो एक हॉबी है वो मुझसे छिन ना जाए। तो पहले तो हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि वो कौन सी स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं जो बहुत कॉमनली आप ट्रीट करते हैं या आप देखते हैं आमतौर पर। अच्छा, स्पोर्ट्स इंजरीज जो हैं वो किसी भी जॉइंट में हो सकती हैं, डिपेंड कि किस टाइप का स्पोर्ट्स उस कंट्री में या उस रीजन में खेला जा रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स ज़्यादा खेला जाता है वो क्रिकेट है, हर गली मोहल्ले में हो रही है। तो इससे हमारे कंधा ठीक है, तो उसमें हमारी नीज और हमारे कंधे, ठीक है, क्योंकि उसमें थ्रो कर रहे हैं, नीज भाग रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, गिर रहे हैं। तो ये दो कॉमन एरियाज हैं जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा देखने में आते हैं। उसके अलावा एंकल ट्विस्ट हो गया, एंकल की इंजरी है तो वो भी देखने में आती है। एल्बो इंजरीज, ख़ासतौर पे जो लोग स्क्वाश या टेनिस खेल रहे हैं उन लोगों में देखने में आती है। रिस्ट की इंजरीज आपको थ्रो बॉल में या इस तरह के बॉक्सर्स में आपको देखने में मिलती है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा स्पोर्ट खेल रहे हैं। के पास क्या इंजरीज होती हैं? फुटबॉलर्स तो नी तो बहुत कॉमन है फुटबॉलर की इंजरीज में। अच्छा, अगर हम स्पोर्ट इंजरी की बात करें, सो अगर हम हर जोड़ को बात करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग, 2-3 घंटे का शो हो जाएगा। बहुत आराम से। तो हम एक सेगमेंट लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें पहले सेगमेंट में कि नी की स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होती हैं, ठीक है, और यंग प्रोफेशनल्स में या यंग एमेच्योर्स में अगर उस तरह की इंजरी हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए एज ए फर्स्ट एड, और अगर वो नहीं ठीक हो रही है तो फिर उसको क्या करना चाहिए, और उस तरह की चीज़ें। तो अगर मैं ये नी का मॉडल सब आपके नाजरीन के लिए जो है वो अगर दिखाऊं, तो नी में हम पिछली दफ़ा जब मैं आपके साथ प्रोग्राम में आया था, हमने नी आर्थराइटिस की बात की थी। हमने कहा था कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, ओल्ड एज बीमारी है, तो यंग पेशेंट्स में भी कार्टिलेज डैमेज हो सकता है। वो कैसे? देखिए, अल्लाह मियाँ की बायोमैकेनिक्स बड़ी कमाल की है। हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे मौजूद होना और उसका फंक्शन करना, ये वो बायोमैकेनिक्स है जिसको आज तक कोई भी इंसान ना मैच कर सकता है ना कर सकेगा। अगर हम उसकी बात करें नी स्टेबिलिटी की, तो अल्लाह मियाँ ने घुटने के सामने, आगे और पीछे कुछ ऐसी रस्सियाँ लगाई हुई हैं जो कि घुटने को अपनी जगह पे सीधा मजबूत खड़ा रखती हैं, ठीक है। अब उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं नी कैप, ठीक है। ये नी कैप है, इसके ऊपर एक रस्सी है और उसके नीचे एक रस्सी है, और इस रस्सी में ही यह हड्डी है, ठीक है, जिसको हम कटोरी कहते हैं। अगर मैं चलते फिरते या कोई ट्विस्ट करने में या इन ट्रॉमा में, स्पोर्ट्स इंजरी में, ये मेरी रस्सी टूट जाए, जैसे मैंने इसको तोड़ दिया, राइट, ये मैंने तोड़ दी रस्सी, तो मैं टांग को सीधा हवा में नहीं उठा सकता। ओह माय गॉड, राइट, ये मेरी इंजरी है। ये तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता टूटती है, ये आहिस्ता, मतलब हो सकता है कि हल्की सी टूटी हो, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने कहा जी ठीक हो गई, मैं खेल रहा हूँ, मैंने नी सपोर्ट पहन ली, मैं खेल रहा हूँ, और फिर एक और इंजरी आई और ये पूरी टूट गई।
जब ये पूरी टूट गई तो आप खड़े भी नहीं हो सकते, आपको शदीद दर्द है, आपकी इस जगह में जो है वो सूजन बहुत ज़्यादा है। तो यस, और फिर अगर आपने इसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ तो आप जो है वो फॉर द रेस्ट ऑफ ईयर ऑफ योर लाइफ आप डिसेबल हो गए, क्योंकि चलने फिरने में माजूरी हो गई। अच्छा, अब चलने फिरने में माजूरी की अगर हम बात करें, हम दूसरी इसी प्लेन में अगर हम सामने से देख रहे हैं तो मैं ये कटोरी को सामने से हटा देता हूँ। ये अगर मैं घुटने को खोलूं सामने से तो आपको अंदर भी एक रस्सी नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रही है। ठीक है, इसको हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म ACL है। बहुत सारे लोगों को पता है जी ACL, एक जो स्पोर्ट्स खेलते हैं कि ACL की इंजरी हो सकती है। ठीक है, अब अगर ये रस्सी टूट गई, ट्विस्ट करने में अमूमन फुटबॉल खेलते वक्त आपने किक मारी, ठीक है, आपकी वो किक, आपका जो राइट से अगर आप किक मार रहे हैं, लेफ्ट फुट आपका ग्राउंड में लॉक हो गया एंकल, आपने राइट से किक मारी, उसकी ट्विस्ट इतनी ज्यादा थी नी की, क्योंकि आपका लेफ्ट नी जो है वो लॉक हुआ है, कि उसने इसको अमूमन अंदर की तरफ जो है यहाँ से ये रस्सी टूट जाती है। ठीक है, अब इस रस्सी का काम ये है कि इसने रान और पैर की हड्डी को एक जगह पे रखना है। अगर ये नहीं होगी तो आपकी ये स्लाइडिंग मूवमेंट, आपकी ये ऐसे आगे चलेगी चलते हुए। अगर ये ऐसे आगे चलेगी तो ये फ्रिक्शन क्रिएट करेगी आपकी चिकनी हड्डी और कुरकुरी हड्डी के दरमियान, तो उससे आपकी चिकनी हड्डी खराब होगी। राइट, ठीक है, तो इसको अगर इस तरह की इंजरी हो जाए तो पहले जो है वो ये होता था कि एक ही हल था इसका, कि हम इस रस्सी को नई रस्सी लेके और नई रस्सी डाल दें इसमें और उसको जोड़ दें। अब कुछ इस तरह के भी तरीके आ गए कि यही रस्सी को अगर एक्यूट फेज में 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर वो पेशेंट मेरे पास आ जाता है तो मैं इसी रस्सी को वापस भी जोड़ सकता हूँ। छोटी सी सर्जरी, छोटी सी सर्जरी, उर्फे आम में इसको लेजर सर्जरी कहते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्थोस्कोपिक सर्जरी जो कि की होल सर्जरी होती है, उसमें आपने छोटे छोटे घुटने के सामने साइडों पे सुराख किए, इससे आपने कैमरा डाला और कैमरा डाल के आपने अंदर से इसको सफाई करके और इसको रिपेयर कर दिया या इसको नया बना दिया। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं घुटने को पीछे से दिखाऊं तो एक रस्सी आगे है तो एक रस्सी पीछे भी है। ठीक है, एक रस्सी ये पीछे भी है, इसको हम PCL कहते हैं, जो कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। अगर आपकी इंजरी की नौयत शिद्दत ज्यादा है तो आप ना सिर्फ सामने की बल्कि पीछे की रस्सी भी तोड़ देते हैं। वो फिर मल्टी लिगामेंट इंजरी में आ जाती है कि एक से ज्यादा रस्सियां टूट गई हैं। ठीक है, अगर वो एक से ज्यादा रस्सियां टूट गई हैं तो फिर आपका घुटना नीचे से ऊपर तक ऐसे चलता रहेगा, बिल्कुल लूज है। ओह माय गॉड। ठीक है, अब ये भी आपके साथ हो सकता है। उसके अलावा अल्लाह मियां ने साइडों पे भी रस्सियां दी हैं, ये कोलैटरल लिगामेंट्स कहलाते हैं। एक बाहर की तरफ होती है और एक अंदर की तरफ होती है। ठीक है, ठीक है, ट्विस्ट में अमूमन अगर आप देखें तो लोग शिकायत करते हैं जब ट्विस्ट होती है तो उनके घुटने के अंदर की तरफ ज्यादा दर्द हो रहा होता है, क्योंकि ये रस्सी खिंच जाती है, जो कि मोस्ट कॉमन है। इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है और उसको रेस्ट देना पड़ता है। याद रखिए कि जो घुटने, अगर आप हड्डी टूट जाती है ना आपकी, तो हड्डी तो 4-6 हफ्ते में जुड़ जाती है। हाँ। ठीक है, अगर आपको लिगामेंट की इंजरी होती है ना तो इसको 2 से 2.5 महीने लगते हैं रिकवर होने में, तो उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और उसको बिल्कुल रेस्ट देना होता है। एज सुन एज वो, इसको हम कहते हैं राइस प्रोटोकॉल। ठीक है, कि आपने रेस्ट देना है, इसकी आइस करनी है, इस पे कंप्रेशन स्टॉक या सॉक्स इसको हम कहते हैं, नी ब्रेस या नी सपोर्ट, बहुत सारे नाम हैं इसके, कि आपने जो है वो उस तरह की कोई चीज़ उस पर पहन लेनी है। अच्छा, जो चीज़ आपने पहनी है मेक श्योर कि वो उसकी ग्रिप जो है वो फर्म हो, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो ब्लड फ्लो को रोकेगा, उसकी वजह से पेन स्वेलिंग बढ़ेगा। तो उसकी ग्रिप लूज होगी तो उसका फायदा कोई नहीं है। तो उसकी जो
ग्रिप है वो फर्म होनी चाहिए। अगर वो फर्म ग्रिप होगी, उस पर आप आइसिंग करेंगे, रेस्ट करेंगे, एलिवेट रखेंगे और साथ एंटी इंफ्लेमेटरी लेंगे, तो आपको दर्द में भी जल्दी आराम आएगा, रिकवरी में भी होगा, और आपको फौरी तौर पे स्पोर्ट्स सर्जन या एटलीस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए ताकि वो ये असेस करे। अब ये भी हो सकता है कि इसका स्ट्रेच इतना हुआ कि ये टूट ही गया, तो फिर सर्जरी की तो फिर जरूरत है। सर्जरी की भी जरूरत है। अच्छा, अभी जैसे हमने बात की ट्विस्टिंग इंजरी की, तो जब अगर आप ये ट्विस्ट करते हैं, तो हमने पिछली दफा याद होगा हमने बीच में अपने नाज़रीन को बताया था कि ये कुरकुरी हड्डी होती है जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, राइट। तो ये शॉक एब्जॉर्बर भी टूट सकते हैं। अगर ये शॉक एब्जॉर्बर टूट गए, किस दर्जे का टूटा हुआ है, उससे क्या होगा कि घुटना ये अपनी जगह से स्लिप होके अंदर आ जाएगा, जोड़ के अंदर, तो ये घुटना आपका लॉक हो जाएगा, फिर आपका पाँव हिलेगा ही नहीं, फिर हिलेगा ही नहीं। वो हिलाएंगे तो दर्द की चीखें मार रहे होंगे। तो उसको जो है वो जब इतना शदीद दर्द हो रहा होगा, तो आपने उसको जो है वो वहां पर उसको काबू में करना है, उसका इलाज करना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हो सकती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे एथलीट्स, पोटेंशियल प्रोफेशनल प्लेयर्स या जिनका प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट हुआ है, या वो लोग जो जिम जाते हैं बहुत रेगुलर, उनके साथ भी हो सकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जिम में तो दो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी भी जिम को ज्वाइन करते हैं, तो हर जिम में उनका एक अपना ट्रेनर होता है। कोई भी स्पोर्ट्स महविश सस्ती स्पोर्ट नहीं है। आप जो भी खेल रहे होते हैं उसमें आपके पैसे भी खर्च हो होता है, टाइम भी लग रहा होता है, आपकी मेहनत भी लग रही होती है। तो यू हैव टू प्ले इट प्रॉपर्ली, खास तौर पे जिम, क्योंकि जिम में आप जब जाते हैं तो आपको ये लगता है हम जिम जाएंगे, ट्रेडमिल पे भाग लें, खुद से वजन उठा लें, ठीक है, ट्रेनर के पैसे बचा लें, ट्रेनर के पैसे बचा लें, आपको एंगल्स का वेट कैसे उठाना है, किस एंगल से उठाना है, आपको उसका आइडिया नहीं होता। आपके पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और आपने 40 किलो के वजन बाहर रख के उठा लिए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको इंजरीज होती है और बहुत ज़्यादा इंजरीज होती है। अगर आपको ट्रेनर प्रॉपर आप हायर कर लें, हर जिम प्रोवाइड कर रहा होता है, हर जिम के पास होता है, अगर आप उस ट्रेनर के साथ बात करें, उसको अपने साथ एंगेज कर लें, एटलीस्ट इनिशियली, जब तक कि आप सीख ना लें, अगर आप वो जब चीज़ें सीख लें, then you may probably not need to pay the trainer and you can continue doing it. So लेकिन जब आप स्टार्ट करें तब आपको ट्रेनर चाहिए, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। क्रिकेट अकेडमी इसीलिए बनी हुई कि वो आपको सिखा रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं, आपको कर रहे होते हैं, तो वो बगैर ट्रेनिंग के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि हमने अभी जो हम घुटने की बात करें, बाद में ब्रेक के बाद हम फिर दूसरी इंजरी की बात करेंगे, तो यानी कि घुटने को किसी भी किस्म का डिस्कम्फर्ट है और जो कि 2-3 हफ्ते से है, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली नॉट, ये नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। यानी कि दूध हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी जरूर है, मगर वो आपके लिगामेंट को जोड़ नहीं सकते, बिल्कुल जोड़ नहीं सकते। क्योंकि लोग कहते हैं ना दूध हल्दी पी लो, पैराडॉल खा लो। पता क्या होता है, होता ये है कि आपको चोट लगी, आपने, हमारे यहाँ प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसीज तो है नहीं, आप फार्मेसी पे गए, दवाई ले ली, आइसिंग की, जो खेल रहे होते हैं उनको पता होता है कि जी आइस बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जो पुराने जमाने में अब वो एक स्प्रे का वो स्प्रे होता है ना, जो भी होता है, और वो गरम से जो है वो टकोर का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो वो आइसिंग कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं, दे फील गुड, दैट्स फाइन। मतलब अगर आप फील गुड, अगर आप वापस स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स और आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे जो है अभी भी दर्द है, मुझे अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, या आप दवाई खा के और खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये रॉन्ग एटीट्यूड है, गलत है, ये नहीं करना चाहिए। मेरा सवाल है, अगर किसी की स्पोर्ट्स इंजरी है और सोच रहा है कि अच्छा मैं क्रिकेट खेलने की वजह से, फुटबॉल खेलने की वजह से मैं इधर से ब्रेक लेता हूँ, मगर मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, रॉन्ग है? कोई भी ऐसी चीज जो आपको आपके पाथ से हटा दे इज रॉन्ग, राइट। ऐसा नहीं है कि साइकिलिंग करने में आप ठीक हो जाएंगे,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, यू माइट एग्रीवेट द इंजरी। तो अगर आप एक ओपिनियन ले लें, चाहे वो अपने ट्रेनर का ले लें या एक स्पोर्ट्स सर्जन से मिल लें, बेचारा घुटना वैसे खराब हो रहा है, आप उसको साइकिल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, आप उसको मजीद खराब कर रहे हैं, तो विच इज नॉट राइट। ठीक है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मैं चाहूँगी कि आप ये ज़रूर बताइए कि क्या वजह है कि जो गरम टकोर है वो अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए और आइसिंग बेहतर है, क्योंकि आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया, अब लोग जो है टकोर के बजाय आइसिंग करने लगे, लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं अभी हम जानेंगे। आपने भी हमारे साथ जुड़े रहना है अगर आपको ये जानना है, अगर आपको ये जवाब चाहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नी की स्पोर्ट्स इंजरी की, अब बात करेंगे एक और जो बहुत कॉमन इंजरी है, वो है शोल्डर की। सो भी डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि उसका क्या तरीका इलाज है। जी डॉक्टर साहब, अभी तक हम नी की बात कर रहे थे और आपने ये बताया कि किसी भी डिस्कम्फर्ट को जो कि प्रोलॉन्ग्ड है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, यानी कि न्यूब्रोल फोर्ट ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, दूध हल्दी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछूंगी, भी जो हम बिल्कुल जाते थे आपने कहा कि शुक्र है लोगों ने टकोर करना छोड़ दिया, तो क्या वजह है कि हम आइस पैक से ही अपने दर्दों का इलाज करें? अच्छा, बड़ा आसान है इसको समझना में। ठीक है। जब चोट लगती है तो दर्द होता है, राइट? तो दर्द क्यों होता है पता? नहीं, आप बताएंगे, आप डॉक्टर हैं। बिल्कुल, पेशेंट भी यही कहता है कि आप बताएं, डॉक्टर तो आप हैं। इस प्रोसेस को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। सही है। अगर हम उर्दू जबान में इसको करें तो इसको हम कहेंगे आग लगना। आग लग रही है, राइट? तो आग को कैसे बुझाते हैं? पानी से, ठंडे से पानी से। हाँ, पानी से बुझाते हैं, ठीक है ना? आग पे आग लगाएंगे तो क्या होगा? इनफ्लेम पे फ्लेम डाल दिया, इनफ्लेम पे फ्लेम भड़क जाएगी। हाँ, राइट? तो अगर हमने गरम चीज पे गरम चीज ही रख दी तो उसका तो फायदा नहीं होगा ना। तो ये तो बड़ा कॉमन था पहले, इवन वो मुझे याद है, मैं बाहर से किसी ने वो एक लैंप भी ला के दिया था दर्द के ऊपर, वो लैंप गरम करने के लिए, गरम करने का लैंप। अब वो जर्मनी से किसी ने भेजा था। अच्छा, उसमें असल में पता क्या होता क्या है, अगर आप गरम पे गरम लगाएंगे तो टकोर करना जिसको हम कहते हैं, तो वो वक्ती तौर पे लोगों को लगता है कि वो अच्छा हो गया। जैसे कमर के दर्द पे आपने टकोर कर ली, आपको लगा यार ये 2-3 दिन सुकून है, 2-3 घंटे सुकून आया, उसके बाद उसकी शिद्दत दर्द की पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, राइट? क्यों? क्योंकि आपने गरम पे गरम लगाया है तो वहाँ पे जो मौजूद मसल्स हैं, सारी चीजें हैं, वो मजीद स्पाज्म में चली जाएंगी। अच्छा, वो मजीद स्पाज्म में जाएंगी तो आपकी दर्द की शिद्दत में इजाफा होगा। अच्छा, और बर्फ लगाने अगर से आप क्या बर्फ फायदा? लगाएंगे तो वो उसको, जिसको हम फ्रीज करते हैं ना, फ्रीज होगी तो फ्रीज होने के बाद भी दर्द खत्म हो जाता है ना, अगर फ्रीज हो जाए। लेकिन उसका एक लिमिट होता है, हम कहते हैं 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा आपने आइसिंग नहीं करनी है। वो आपने आइसिंग रखी तो ग्रेजुअली दिन में 3 दफ़ा आप कर रहे होते हैं, तो ग्रेजुअली वो पेन को, स्वेलिंग को, उसको रिड्यूस कर रही होती है। अच्छा, अगर ठंडक क्या हमारी उसको हीलिंग को फास्ट करती है? Absolutely. क्या क्या होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए, आपका जो प्रोसेस है हीलिंग का, वो इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट होता है। अगर इन्फ्लेमेशन की शिद्दत ज़्यादा है तो वो फिर पेन बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है, ठीक है? इसीलिए वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन आई कि जी अगर पेन की शिद्दत ज़्यादा, छोटी मोटी चोट खराश को तो कोई पूछ भी नहीं रहा होता ना कि आप वो ले लें। इसका मतलब ये नहीं होता एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का कि आपको जो हीलिंग प्रोसेस है उसको हम ख़त्म कर दें और आप कभी हील ना हो। उसका मकसद ये होता है, इसकी पोटेंसी या जो भी दवाई की वो हम दे रहे होते हैं, उसका मकसद ये होता है कि उस दर्द की जो शिद्दत है, उस हीलिंग प्रोसेस की जो शिद्दत है, उसको कम कर दें, बेरेबल कर दें, ताकि जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चल रहा है वो चलता रहे और उसकी शिद्दत कम हो जाए। आइसिंग का फ़ायदा ये होता है कि आइसिंग आपकी स्वेलिंग को कम करती है। आइसिंग, जब स्वेलिंग कम होती है तो प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है, पेन कम होता है, राइट। इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीजें सही। उसको क्योंकि मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आजकल तो ब्यूटी थेरेपी भी, आइस थेरेपी के लोग अपने आइस वाटर में, आपको नहीं पता होगा, ये पता होगा, अपना पूरा फेस डालते हैं। मुझे ब्यूटी के हवाले से कुछ नहीं पता। तो मैं ये सोचती थी कि क्या वजह है कि शक्ल पे भी आइस, तो मे बी ब्लड सर्कुलेशन तेज होती होगी, पोर्स खुलते हैं ना आपके, पोर्स खुलते होंगे, आप फ्रेश हो जाते होंगे। एब्सोल्युटली। जनाब, अब हम क्या बात कर रहे हैं?
हम बात कर रहे थे शोल्डर की। ठीक है। ठीक है, अनदर मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी इन अनदर पाकिस्तान। मोस्ट कॉमन। अच्छा, शोल्डर जो है बड़ा यूनिक जॉइंट है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये वो वाहिद जॉइंट है जिसकी 360 डिग्री मूवमेंट है। आप पूरे हाथ को पूरा सर्कल घुमा सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि इसकी जो जॉइंट है उसकी एक साइड फ्लैट है बिल्कुल, राइट? एक साइड बिल्कुल फ्लैट है और एक साइड पे बॉल लगी हुई है। ठीक है, तो इसकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये है, इस मोबिलिटी का मतलब कि ये जोड़ बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो सकता है अगर इस पे चोट लगे। अच्छा, इसी तरह से इस जोड़ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अल्लाह मियां ने 4 रस्सियां लगाई हैं। ठीक है। ठीक है, जिसने उस बॉल को पकड़ा हुआ है, तरह नजर आ रहा होता है ना, ठीक पकड़ा है, हुआ होता है। तो उसने उस बॉल को पकड़ा हुआ है। इनको हम रोटेटर कफ कहते हैं। ठीक है, ये जो फ्लैट सरफेस है आपकी, इसके गिर्द आपने वो देखा होगा, रोड पे स्पीड बम्प्स देखते हैं आप, जहां पे आपको गाड़ी स्लो करनी पड़ती है, राइट? इसी तरह से इस फ्लैट सरफेस के कॉर्नर्स पे स्पीड बम्प बना हुआ है। सही। ठीक है, जिसको हम लेब्रम कहते हैं। ठीक है। ठीक है, कि ये लेब्रम है, उसका मकसद वो इसी तरह की चीज है जो घुटने में मिनिस्कस है, और अगर मैं अंदर से मिनिस्कस को दिखाऊं तो ये कॉर्नर्स पे मौजूद है और बीच में से खाली है, राइट? तो इस तरह की चीज होती है। अब ये हेड मूव कर रहा है, राइट? आपने थ्रो किया झटके के साथ, आप जमीन पे गिरे, आपको चोट लगी, आपकी 4 में से कोई एक रस्सी टूट गई। ठीक है, अब दर्द शुरू हो गया। अब वो दर्द भी हुआ। अब या तो रस्सी टूटी या आपका जो स्पीड बम्प है वो टूट गया, या इन्फ्लेम्ड हो गई, कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी चीज है। हम तो एक्सट्रीम की बात करें तो टूट गई, और अगर हम स्टार्ट करें तो टूटी है तो वो खुद से नहीं जुड़ सकती। नहीं, यही प्रॉब्लम है। याद रखिए, टेंडेंस भर वो दर्द लेके चलता रहता है। हाँ, ना सिर्फ दर्द लेके चलेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना, क्योंकि अब ये अगर टूट गया है तो अभी डिसबैलेंस हो गई। अब अगर आप हाथ चलाएंगे तो बजाय इसके कि वो इस गोले में रोटेट करे, वो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी होगा, तो वही फ्रिक्शन बढ़ेगी जॉइंट में, तो जॉइंट को खराब करेगा। क्योंकि डिसबैलेंस हो गई ये चीज, तो वो पेन कर रही है आपको। ठीक है, या आपका वो जो स्पीड बम्प इसके साइड पे बना हुआ है वो टूट गया। आपने देखा वो जब स्पीड बम्प बने हुए होते हैं, अगर वो बीच में से टूट जाए तो मोटरसाइकिल सवार जो इसके बीच में से निकल जाते हैं, राइट? कि वो बम्प के ऊपर ना जाना पड़े उनको। ठीक है, इसी तरह से ये जो हेड होता है ना, ये भी वही जगह ढूंढ रहा होता है बाहर निकलने की। उसको जैसे ये सेंस होता है कि ये यहाँ से टूट गया है, तो सर्टेन मूवमेंट में वो बाहर निकल जाता है। तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि लोगों के कंधे बार बार उतर जाते हैं, कंधा उतर जाता है, कंधा उतर जाता है। बच्चों के साथ भी होता है, क्योंकि उनके कमजोर होते हैं। नहीं, यही बात है। अल्लाह मियां की कुदरत ऐसी है कि बच्चे कमजोर हों या बहुत ज्यादा मोटे हों, जो चीज बनी हुई है उसका काम वो अपना काम करेगी। अगर वो कंधा उतर गया है तो इसका मतलब ये है कि वो स्पीड बम्प टूट गया है, और उसकी वजह से वो कंधा उतर गया। बाज़ दफा कंधा जाके फंस जाता है, तो वो कंधा फंस गया, फिर वो इमरजेंसी में जाते हैं, वहाँ पे कंधा बिठा लेते हैं, एडजस्ट करते हैं। हाँ, मेरी बेटी का ये निकल रहा था, 2-3 दफा सर्जन ने बिठाया। ठीक है, तो वो कंधा जो है ना उसका बैठ गया। एल्बो के साथ भी हो सकता है। वो यंग बच्चों में होता है, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम पुल्ड एल्बो कहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये तो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज अच्छा, स्पोर्ट्स में आपका एल्बो पुल नहीं हो सकता? एल्बो पुल नहीं होता है स्पोर्ट्स में। आप एल्बो के अराउंड लिगामेंट्स या रस्सियां उनको तोड़ सकते हैं। चलिए, अभी आपका ये तो अगर ये टूट गया है या इसमें से कोई चीज टूट गई है, तो अगेन बड़ा इम्पोर्टेंट है यंग पेशेंट्स में या ओल्ड पेशेंट्स में भी जिनका टूट जाता है, कि इसको वापस जोड़ दिया जाए। ठीक है, इसी तरह से अगर ये बम टूट गया है, इसको वापस बम को दोबारा बना दिया जाए। और ये सर्जरी से होता है? ये सर्जरी से होता है, वही लेजर सर्जरी या की होल सर्जरी से मैं करता हूँ, कि आपने छोटे छोटे सुराख किए, उसके जरिए आप अंदर जाके आपने उस कंधे की चीज़ों को जो है जोड़ा भी है,
आपको वीडियो शोल्डर की उसमें नज़र भी आ रहा होगा सॉरी। तो उसमें जो वो बम्प है वो कैसे हम देखते हैं, या कंधा अंदर से अगर वो ख़राब है तो वो कैसे नज़र आ रहा होता है, उसमें क्या चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, वो गोला कैसा है, वो सारी चीज़ें। तो बड़ा फैसिनेटिंग है वो, जब आगे उसको देख रहा तो मैं, मुझे खुद भी बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा होता है, और मैं अल्लाह की कुदरत पे जो है बस वाह कर रहा होता हूँ। हाँ, तो ये आप, अब मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सर्जरीज आप कह रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं? सर्जरी एक्सपेंसिव नहीं होती, सर्जरी में जो इम्प्लांट्स यूज होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव। सही। क्योंकि ये आम तौर पे क्या रेंज होती है? कंधे की इस तरह का मसला होता है तो दिमाग में कितना होना चाहिए कि मैंने इतने रुपए की कमेटी डाल लेनी है? 6 से 7 लाख रुपए कम अज कम। एंड देन योर कंधा इज गुड टू गो। एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। ये आप की होल सर्जरी की बात की होल सर्जरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और घुटने के भी अराउंड यही प्राइस? अराउंड ये प्राइस होता है, बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। अच्छा, सही। बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। कितना अरसा लगता है रिकवर होने में कम्प्लीटली? 2 से 2.5 महीने। ठीक है, तो आपने सर्जरी कराई, 3 महीने का समझा आप? 3 महीने का साइकिल एंड देन यू कैन प्ले स्पोर्ट्स अगेन? जी बिल्कुल। मेरे पास पेशेंट्स जो हैं वो मिडल ईस्ट से, अमेरिका से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से वो लोग आते हैं जिनके कंधे बार बार उतर रहे हैं, या उनके रोटेटर कफ का टीयर हो गया है, वो रिपेयर होता है, एंड उसका 2 से 3 महीने में वो हीलिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद मज़ीद 2 से 3 महीने उनकी स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम पे काम होता है, एंड आफ्टर 6 months दे आर बैक टू प्ले वॉट एवर दे वर प्लेइंग। राइट, अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट बात, क्या जो लोग अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं और वो ट्रेनर के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो क्या लिगामेंट आपके मजबूत होते हैं? लिगामेंट, देखिए लिगामेंट आपकी बॉडी की सबसे मजबूत स्ट्रक्चर लिगामेंट्स है, क्योंकि उनका काम लोग तोड़ लेते हैं। और वही देखिए एक्सीडेंट है ना, ये हो सकता है, ये वो इस पे डिपेंड करता है कि किस कदर फोर्स वहां पे गई है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि कितनी फोर्स के साथ वो चोट लगी थी कि लिगामेंट टूट गया। तो यू हैव टू टेक इट सीरियसली कि इतनी चोट के साथ अगर वो लिगामेंट टूटा है, और अगर डॉक्टर कह रहा है कि जी इसका MRI करा लें आप, तो प्लीज करा लें, प्लीज करा लें, क्योंकि इसका मतलब ये कि उसमें और भी कुछ चीजें निकल सकती हैं और उनका इलाज होना ज़रूरी है। हमारे पास अभी गवर्नमेंट सेक्टर में स्पोर्ट्स इंजरीज के हवाले से इतना काम नहीं हो रहा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में शुरू हो गया है, लेकिन अभी इस लेवल पे नहीं हो रहा, क्योंकि इम्प्लांट्स महंगे हैं। पेशेंट्स को जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं उनका अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है, वो अभी अवेलेबल नहीं है। अगर ये उस पैमाने पे अवेलेबल हो जाएं तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। ऑफ कोर्स कि जो गरीब का बच्चा है उसको भी इलाज जो है ना वो प्रॉपर्ली हो जाएगा। स्पोर्ट्स और स्पेशली क्रिकेट तो सब खेलते हैं और चोटें भी लगती हैं। चोटें भी लगती हैं, और हमारे स्पोर्ट्स के ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं, स्टार प्लेयर्स हैं, वो बड़े मुतवस्सित तबके से बिलोंग करते हैं। गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चे होते हैं जो कि स्कूल से भाग रहे हैं या वो खेल रहे हैं और वो बड़े बड़े स्टार बनते हैं। तो उनकी सपोर्ट, वो ग्रास रूट लेवल पे सपोर्ट, अगर उनको कोई इंजरी हो जाए और वो कोई बड़ा अच्छा प्लेयर बन सकता था, वो नहीं बन सकेगा क्योंकि उसका इलाज नहीं होगा। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हम इस तरह का काम कर लें, सिंध गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर के ऊपर बहुत काम कर रही है, तो अगर इस चीज़ को भी कंसीडर करना चाहे तो मैं समझता हूँ कि जो है इससे अवाम उन्नास का तो बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का और ये सारी इन्फॉर्मेशन का। अच्छा, मुझे लगता था कि सबसे बड़ी चोट हड्डी का टूटना है, अब पता चला सबसे बड़ी चोट लिगामेंट का टूटना है। एब्सोल्युटली, उसकी रिकवरी भी ज़्यादा है, उसका हीलिंग टाइम भी ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे किसी भी किस्म के एक्सीडेंट से और इस किस्म की चोटों से। बाकी है कि अपना ख्याल इंसान एक हद तक ही रख सकता है। इस तरह की वही है ना कि पैशन के आगे तो आपको कोई दर्द फील ही नहीं होता है। मेरा ख्याल है फुटबॉलर को, एक क्रिकेटर को तब एहसास होता होगा जब बिल्कुल ही घुटना नहीं चलता होगा या बिल्कुल ही हाथ नहीं चलता होगा, है ना? आपके पास लोग ख़राब कर कर ही आते होंगे। मैं एक एडवाइस ज़रूर जाते जाते जो है वो सारे खिलाड़ियों को, स्पोर्ट्समैन को, सबको देना ज़रूर चाहूँगा कि जब आप खेल रहे होते ना तो उन्होंने स्पोर्ट्स कंपनीज जो शॉप पे आप जाएं
तो उनके पास हर चीज़ के गार्ड्स रखे हुए, बिल्कुल, उनके पास शिन गार्ड्स भी हैं, उनके पास नी सपोर्ट्स भी हैं, एल्बो गार्ड्स भी हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो किसी मकसद के लिए हैं यार। उसको इस्तेमाल करें, हैव एन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। उसके बाद भी चोट लग गई, उसके बाद भी कुछ हो गया, तो यस दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट एटलीस्ट आप अगर इंजरी से बचना चाहते हैं तो एक तो ट्रेनर को फॉलो करें, एक्स्ट्रा सपोर्ट, गार्ड, नी ब्रेस, एल्बो ब्रेस, जो भी चीज़ है वो पहने, रेस्ट सपोर्ट वो पहने, ताकि आप छोटी मोटी चोटों से तो बच सकें। कोई फिर वो मेजर कोई इम्पैक्ट आएगा, अल्लाह खैर करे ना आए, लेकिन अगर कोई आता है तो एटलीस्ट आप अपने आप को तो ब्लेम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और सारी इन्फॉर्मेशन का। तो जनाब यकीनन आपने भी ना सिर्फ इन्जॉय किया होगा, बड़े मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अच्छी बात ये डॉक्टर साहब की है कि इतने डिटेल में समझाते हैं कि ऐसा लगता है कि हम क्लास में बैठे हुए हैं और हमारे जो है ना कोई टीचर हम मेडिकल का के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन इट्स वेरी गुड टू नो योर बॉडी। हमें अपने जब अपनी ही बॉडी के बारे में पता नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। इसी वजह से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हेल्थ सेगमेंट में कोई ना कोई डॉक्टर को बुलाएं ताकि वो हमें एहसास दिलाएं कि जो हमने इग्नोर किया हुआ है अपने सारे दर्दों को, उनका कितना ज़्यादा हम खमियाजा भुगत सकते हैं। तो अपना ज़रूर ख्याल रखें, अपने जॉइंट्स का ख्याल रखें। बाकी एक्सीडेंट हो गया तो ढंग के किसी डॉक्टर के पास चले जाएं। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद हम जाएंगे शेफ साइमा के पास और देखेंगे कि जो कचौरियाँ हैं वो कहाँ तक पहुँची। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पूरे स्टूडियो में, तो यकीनन कचौरियाँ अच्छी खासी तैयार हो चुकी हैं, मुझे नज़र भी आ रही हैं यहाँ से। जी साइमा, कहाँ तक पहुँचे मामलात? जी माविश, बिल्कुल हमारे मामलात जो हैं वो काफ़ी अच्छी जगह तक पहुँच चुके हैं। मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ से। जी बिल्कुल, मैंने कुछ कचौरियाँ रेडी कर दी हैं और चूँकि थोड़ा सा ये टेक्निकल होता है इसकी फिलिंग, ब्रेड है, ब्रेड एक बहुत नाजुक सा वो है अज्जा है, तो मैंने सोचा 2 कचौरियों को मैंने छोड़ दिया था कि ये मैं आप लोगों को सामने स्क्रीन पे करके दिखाऊंगी कि हमने इसको किस तरीके से फिल करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इसको इस शेप में काट लिया था और अब इसमें मैं सबसे पहले बारबेक्यू सॉस लगाऊंगी। तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर ही आपने बारबेक्यू सॉस लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है वरना ये फ्राइंग के वक्त निकल कर बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो एक तरफ आपने इस बिल्कुल हल्का सा लगा दें कि वो जी, मतलब इससे भी कम हो सकता है। मुझे ये बिल्कुल अगर किसी को बारबेक्यू सॉस का फ्लेवर बहुत ज़्यादा तेज़ लगता है तो आप ½ टीस्पून से कम भी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ फ्लेवर के लिए जी। लेकिन आप जहन में रखिएगा क्योंकि हम बारबेक्यू ही कचौरी बनाने जा रहे हैं तो ज़रा सा अच्छा ज़रा से ज़्यादा लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा देखें, 1 चम्मच के बराबर ही मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर ही मैं इसमें फिलिंग करने जा रही हूँ। फिलिंग भी हमने भर भर के नहीं करनी है, अदरवाइज़ फिलिंग हमारी फ्राइंग के वक्त फिर बाहर निकल आएगी। 1 टीस्पून बिल्कुल सही है इस शेप के और जो साइज़ मैंने लिया है ना ब्रेड का उसके हिसाब से। अच्छा, अब दूसरा काम हम ये करेंगे कि जो हमने दूसरा इसका हिस्सा है ब्रेड स्लाइस का, उसके किनारों को हमने, ये पानी मैंने ले लिया, देखें किनारों को मैंने ऐसे पानी में से जो है वो डिप करके निकाल लेना है। इसके किनारों पे पानी लग जाएगा तो अब ये सील करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, और दबा देना है इस तरीके से, दबा के अब आपने इसके किनारों को अच्छे से बंद कर देना है, सील कर देना है। और देखिए अगर आपको लगे सील करते वक्त कि पानी जितना आपने लगाया है वो नाकाफ़ी है तो आप दोबारा उसको हल्का सा डिप करें या पानी को हाथ में उठा के इस तरीके से फिर उसके जो किनारे हैं उसको बंद कर सकते हैं। और आप लोग अच्छे तरीके से ये देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से दबा के सील कर दिया है। ये हर जगह से प्रॉपर बंद हो चुकी है और मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा हमें फिलिंग डालने की ज़रूरत है। ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और अब इसको मैं पहले अंडे में कोट करूँगी और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी। तेल मैंने गरम करने रख दिया था। अंडे में कोट करने के बाद अब हम इस पर अच्छे से अपने ब्रेड क्रम्स लगा देंगे
ताकि और पक्का काम हो जाए इसका। किनारों पे देखें ऐसे आपने ब्रेड क्रम्स अपना जो कचौरी है उसको आप इस तरीके से घुमाते जाएंगे तो सारे किनारों पे भी ब्रेड क्रम्स लग जाएंगे। और थोड़ा सा दबा दें क्योंकि ब्रेड है और सॉफ्ट होती है तो कभी कभी सारी जगह पे ब्रेड क्रम्स मुकम्मल तौर पे लग भी नहीं पाते। अच्छा, ये देखिए ये एक फॉर्म आ गई है माविश, इस तरीके से हमने इसको बनाना है। मैं दूसरी भी बना लेती हूँ, फिर हम एक साथ इसको फ्राई करेंगे। हल्की आंच पे डीप फ्राई करेंगे या तेज? नहीं माविश, इसको हम पहले तेज़ आंच पे ऑयल को गरम कर लेंगे और फिर थोड़ा सा फ्लेम स्लो करके फिर करनी है फ्राई। ब्रेड है, सब चीज़ें पकी हुई हैं, कोई चीज़ अनकुक नहीं है तो ये टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो कलर देना है और इसको डालने के बाद छोड़ के हटना नहीं है, इसके पास ही खड़े रहना है वरना ये बहुत तेज़ी से जो है डार्क ब्राउन की तरफ चली जाएगी। अच्छा, अब मैं ये दूसरी स्लाइस दोबारा दिखा रही हूँ जस्ट इन केस किसी ने हमारा ये प्रोसेस अच्छे से नहीं समझा हो। बिल्कुल मैंने हल्की हल्की सी इसमें बारबेक्यू सॉस लगाई है, किनारों पे नहीं लगाई है, सिर्फ सेंटर से लेके थोड़ी सी फैला ली है। और अब फिलिंग भी मैं डालने जा रही हूँ। फिलिंग ये देख सकते हैं कि मैंने इतनी ही डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं डाली वरना हमारी जो फिलिंग है वो फ्राइंग के वक्त खुलकर बाहर आ जाएगी। दूसरा स्लाइस मैंने ले लिया है, इसको मैं पानी से गीला करूँगी। किनारों को मैंने इस तरीके से गीला करना है और फिर इस स्लाइस को उसके ऊपर रख के अच्छे से सील कर देना है। वैसे ये कचौरियाँ बनाने में बहुत आसान है और मज़ेदार भी हैं। थोड़ा सा ये प्रोसीजर टाइम टेकिंग है, अगर आप लोग ज़रा सा प्रैक्टिस में हों तो ये बहुत आराम से बन जाती हैं। ये भी जल्दी ही झटपट बनने वाली रेसिपीज़ में से हैं। और आसान तरीका मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आप कीमा वगैरह बना के इसकी फिलिंग रेडी करके आप छोटे बॉक्सेस में करके डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब आपको पकाना हो, कुक किया हुआ कीमा रख दीजिए, जब आपको पकाना हो आपने डीफ्रॉस्ट किया और इस तरीके से बस इसके अंदर फिलिंग की और बना लिया झटपट। तो प्याज का पानी नहीं छूटेगा? नहीं छूटेगा माविश, क्योंकि कुक्ड होगा। जैसे हम प्याज कीमा वगैरह बना के रखते हैं ना फ्रीज़र में, तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता क्योंकि आप थॉ कर लेंगी। अगर आपने कीमे में पानी छोड़ा हुआ होगा फिर यकीनन छूटेगा, लेकिन अगर आपका कीमा ड्राई होगा तो कभी भी नहीं छूटेगा। अच्छा देखिए, इस पर मैंने अच्छे से अंडे की कोटिंग कर ली है। इस पर अब मैं जो हूँ ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करती हूँ और फिर अब हम इसको फ्राइंग की तरफ। आपने चूल्हा ऑन किया हुआ है? जी मैंने चूल्हा गरम है हमारा। गरम है? जी बिल्कुल, ऑयल गरम है हमारा। लेकिन ज़्यादा गर्म होगा तो अचानक से ब्लैक हो जाएगा। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये एक मैं डाल देती हूँ, पहले डालने जा रही हूँ यहाँ पे। ऑयल गरम है तभी इतनी अच्छी सी आवाज़ आई है इसकी। हाँ। अच्छा, मैं ज़रा हाथ धोना चाह रही थी। हाँ, आप हाथ धो लेती हूँ जब तक हम देखते हैं कि कैसी लग रही है कचौरी। अच्छा, ब्रेड की अगर मैं क्रम्स ना लगाऊं और अंडा ना लगाऊं और वैसे ही अगर इसको फ्राई कर लूं तो क्या इसका टेस्ट फ़र्क होगा? टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा। सिर्फ ऑयल जो है ना वो ब्रेड बहुत पिएगी, क्योंकि हम इसको एक कोट जब देते हैं ना। अच्छा, ऑयल के ना पीने का ना एक टिप है। आप ब्रेड को एक बार पानी में डिप करके निकाल लें और फिर आप जब उसको नम ब्रेड को जब फ्राई करते हैं तो वो फिर ऑयल नहीं पीती। गीली ब्रेड को यानी? हाँ, नॉर्मल ब्रेड आपने पानी में डिप की निकाल ली, बिल्कुल गीली नहीं, नम, और फिर आपने से एक बार डिप करके निकाल ली और जब आपने फ्राई की तो वो फिर पानी तेल अंदर नहीं जाता। अच्छा ओके, ठीक है, इसको फिर हम ट्राई करेंगे किसी भी। ये भी मैंने एक वो आई थी कोई शेफ, उन्होंने बताया था, प्रोफेशनल शेफ थी, उन्होंने टिप दी थी कि वो लोग होटल्स में ऐसे करते हैं। आप देखिए जब हम 5 स्टार होटल्स में खाते हैं कोई भी खाना तो वो ऑयली नहीं होता, और जब हम ढाबे से खाते हैं तो उसमें तेल की भरमार होती है। तो छोटी छोटी शेफ के पास टिप्स होती है ना जो जैसे बिल्कुल फायदेमंद। हाँ, जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जी। जैसे हमें पहले पता ही नहीं था कि प्याज को हमेशा फ्रेश काटना चाहिए या लहसुन फ्रेश करना चाहिए फॉर द बेटर टेस्ट। अच्छा, ये मैं अपना ज़रा हटा लेती हूँ यहाँ से। फिर हम प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। नहीं माविश, ये एक हम दिखाएंगे अपनी कचौरी का कलर भी। सही है, ठीक है। इसके साथ आप कोई भी सॉस बना लीजिए।
जैसे केचप के साथ केचप के साथ खा सकते हैं, रायते के साथ भी इसको खाया जा सकता है, अच्छा। इवन इसको इमली की चटनी के साथ भी खाया जा सकता है। सॉस है तो उसका कोई मेयोनीज वाले मेयोनीज वाली जी, अच्छा, मैंने आज मतलब वही बनाई है, मेयोनीज के साथ केचप के साथ बनाई है। ये आपने देखिए क्या बनाया? मैंने मेयोनीज और केचप मिक्स करके बनाया है, और ये देखें किस तरीके से मैं ब्राउन करके निकाल रही हूँ। बिल्कुल इस वक्त क्रिस्पी होके ये निकली है, तो गोल्डन होने चाहिए। गोल्डन हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, हम अपना ज़रा काउंटर क्लियर करते हैं और इसके बाद सुनिए तेल मुझे लग रहा है बहुत गर्म है। बस माविश मैं यहीं खड़ी हूँ इसलिए हाँ खड़ी तो वही है और मैं यहाँ से देख रही हूँ। फ्राइंग में तो हर वक्त अक्सर ऐसे ही होता है कि आपने ज़रा सा चूके और वो बिल्कुल डार्क हो वो गया। जी बिल्कुल डार्क भी हो जाएगा, और वो फिर रमज़ान में जब इफ्तार पे लोगों को बुलाते हैं ना तब ये बहुत बड़ी ट्रिक होती है कि पकोड़े गरम रहें, हर चीज़ कितना एक चैलेंज हो जाता है। और मगर मजाल हो कि पकौड़े बिल्कुल गरम रहे, हर चीज़ ठंडी हो चुकी होती है। आपने बहुत एंड में रखा तो अजान हो जाती है, फिर आप पकोड़े तल तल के ला रहे होते टेबल पे। बिल्कुल। और मुझे तो अक्सर घर वालों से डांट पड़ती है कि अफ्तार के वक्त आप किचन में कोई काम नहीं, भाई जो हो गया, आप साथ बैठ के अफ्तार करें, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बात सही है। अच्छा मेरे साथ ये होता है पकोड़े क्योंकि मैं एंड में डालती हूँ और मुझे ये होता है कि सबको गरम गरम क्रिस्पी पकोड़े मिल जाएं, लेकिन वो यही होता है फिर एंड में रह जाती हूँ किचन में। बिल्कुल क्योंकि खजूर या आप नमाज पढ़ने के लिए उठ गए, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले खजूर खोल के रोज़ा मतलब खजूर खोल के रोज़ा कर देते हैं। खजूर खा के रोज़ा खोल लेते हैं और उसके बाद फिर वो नमाज पढ़ के आराम से जो है वो खाते हैं। अच्छा हमारे यहाँ भी यही है कि खजूर और अगर जूस पीना है पानी, और उसके बाद अल्लाह रमज़ान याद आना शुरू हो गए। इंशाल्लाह बस अब बहुत नज़दीक है रमज़ान, और ये देखिए हो गया रेडी, बहुत ज़बरदस्त सी हाँ, हमारी कचौरीज रेडी है। इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है। मैंने एक बहुत जल्दी से क्विक डिप बना लिया था जो सबसे आसान है कि केचप और मेयो आपने मिक्स की, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वो करना है, लेविश साइड पे जाना है तो आप इसके अंदर छोटे छोटे हेलपिनोस काट के डाल सकते हैं, वो डिप बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सेम रेसिपी फॉलो करें, रायते या चटनी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ख़ीमे को हमने देसी स्टाइल में बनाया है और कचौरी है तो वो भी देसी ही है, तो इस वजह से हम इसको रायता और चटनी के साथ भी खा सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर जल्दी मिलेंगे। जी माविश, ओवर टू यू। तो जनाब बिल्कुल मैं फ़ौरन इस प्रोग्राम को ख़त्म करूँगी क्योंकि बहुत ही मज़ेदार लग रही हैं कचौरियाँ, एंड आई एम श्योर टेस्ट भी उतना ही अच्छा होगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, हम फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।